नमस्कार, मैं सुभाष कुमार टीसीपी एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, उसका पार्ट 2 था। वो संतुलित करने के कुछ हम एग्जाम्पल भी लिए थे। आशा करते हैं कि उससे आप लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे या पूरी तरीक़ा से आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगले टॉपिक में आपको है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। क्या क्या इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से हमें प्राप्त होती है। केमिकल इक्वेशन लिख दिया जाए तो उससे क्या क्या प्राप्त होती है, उसको देखकर हम क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके लिए किन किन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ जानकारियों को ले लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी जानकारी है, ये 4 जानकारियां लिखे हैं और भी बता रहे हैं, बोर्ड छोटा है थोड़ा। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि यह अभिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। देखिए, मैंने एक रासायनिक समीकरण लिया है, तो इसमें क्या बोल रहा है, संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। तो संकेत या सूत्र की जानकारी क्या है, इस संकेत की जानकारी क्या है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन संकेत। चलिए, हाइड्रोजन। और ये है क्लोरीन, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमें जानकारी प्राप्त हुआ कैसे, ये संकेत से ही ना प्राप्त हो गया कि हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ये आपको हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो ये पहला इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होता है। सेकंड पर आते हैं, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों की जानकारी देता है। अभिक्रिया में भाग क्या ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा क्लोरीन ले रहे हैं भाग, ठीक है। ये हमको भाग लेने वाले पदार्थों की जानकारी दिया कि ये भाग लिया। अब उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो भी जानकारी देता है साथ साथ। मतलब कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उससे बनता है जो पदार्थ, नया पदार्थ जो बनता है, उसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो नया पदार्थ क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारा ये कंप्लीट और ये चीज को, तथ्यों को समझ चुके हैं। और तीसरा पर यदि आते हैं तो ये आपको है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं तथा अणुओं के आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक या सापेक्ष दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। लगता है थोड़ा सा भले ही कि यह दोनों अपोजिट वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपेक्षिक या सापेक्ष एक ही बात होता है, दोनों को अंग्रेजी में रिलेटिव कहते हैं। तो आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देखिए कैसे आपको देता है। इसे देखिए, ये एक अणु बन रहा है, एक अणु ये बन रहा है, ठीक है। एक अणु ये, एक अणु ये, यानी ये एक है और ये भी एक है, तो इसके सापेक्ष ये कितना है, एक ही है। लेकिन अगर यहां पर 2 रहता तो क्या कहते हैं कि इसके सापेक्ष ये दुगना है। यानी अभिकारकों के परमाणुओं तथा अणुओं के आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी दे दिया। अगर यहाँ पर 2 रहता तो कहते हैं कि इसके सापेक्ष ये दुगना है, यानी क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के सापेक्ष दुगना है, ऐसा कहते हैं। जब यहाँ 2 रहता तो यहाँ पर एक ही है, कुछ नहीं है तो एक है छुपा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 गुना है, ठीक है। अच्छी बात। उसी तरह से अगर यहाँ पर प्रतिफल थोड़ा और ज्यादा भी रहता तो हम प्रतिफल में भी ये चीज कर सकते थे। तो आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है अभिकारकों में, ठीक है। और उसी तरह से इसके फलस्वरूप जो बनता है प्रतिफलों, ध्यान रखिएगा, प्रतिफल यदि बनता है बहुत सारा, ठीक है। इवन हम इक्वेशन एक अलग लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि जो पहले हम लिए थे पिछले वीडियो में, उस समीकरण को यदि हम लेते हैं तो NH4Cl प्लस
CaOH का होल 2, ठीक, और यहाँ पर बनेगा 2NH3 प्लस 2H2O और प्लस CaCl2। तो इसमें भी हम कह सकते हैं, देखिए इसमें ये कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड के सापेक्ष जल दुगना है या कैल्शियम क्लोराइड के सापेक्ष अमोनिया दुगना है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होती है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही सब प्राप्त हो पाएगी। अगर असंतुलित है तो ये चीज सापेक्षिक जो संख्या है या अपेक्षिक संख्या है उसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। कब? जब वह असंतुलित रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलित समीकरण ही लेंगे। तो प्रतिफल अगर ढेर सारा है तो उसमें भी हमको ये जानकारी हो जाती है जिस तरह से इसमें जानकारी हुई, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, पांचवा अपना जो पॉइंट रहेगा उसकी तरफ। तब तक आप क्या कीजिए कि इसको आप उतार सकते हैं। ये आप समझ चुके हैं, अच्छी बात है, ये आप समझ चुके हैं। तो ये 4 इंफॉर्मेशन अभी है और आगे भी इसको करते हैं। तो यहां पर आपको पांचवा है, पांचवा जो सूचना जो प्राप्त होगा यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। अब मोल क्या है समझिएगा। तो मोल आप लोग 9th क्लास में थोड़ा बहुत मोल पढ़े होंगे, मोल कंसेप्ट को समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो ये ध्यान रखिए, मोल को सबसे समझने का आसान तरीका है कि जिस तरह से दर्जन वगैरह पढ़ते हैं ना कि एक दर्जन में 12 वस्तु, ठीक है, एक गंडा में 4 वस्तु, एक गाही में 5 वस्तु, उसी प्रकार से आपको एक मोल में इतना सारा वस्तु आपको बनेगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 वस्तु, ठीक है। ये बहुत बड़ा संख्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संख्या हो जाता है इसलिए क्योंकि रसायन शास्त्र में कोई भी चीज को अणु परमाणु को गिनने के लिए छोटा सा तो को गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए इतना बड़ा यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एक मोल में इतना सारा वस्तु, कण, परमाणु, आयन जो भी कह लीजिए होता है। इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं या एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं या एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये आप 9th क्लास में बेसिकली आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल सूचनाओं का जिक्र हम करेंगे, वो अगर नहीं पढ़े हैं तो 9th क्लास में ये चीज़ बताया जाएगा। आप लोग के लिए नहीं, 9th क्लास में बताएंगे, 9th क्लास के लिए बताएंगे, आप लोग भी देख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। तो मोल देखिए वही चीज होता है जिस तरह से देखिए यहाँ पर संख्या कितना है, 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल है और 3 मोल है। तो देखिए 1 मोल नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कितना मोल है, जिस तरह से संख्या है उसी तरह से मोल ही है, बात खत्म। जिस तरह से अपेक्षित संख्या को बताता है, जानकारी देता है, उसी प्रकार से यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। देखिए अपेक्षित संख्या उस तरह मोल की संख्या बताएगा और देखिए अनुपात की भी जानकारी देगा। देखिए 1:3, ठीक है, 1:3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो 2 अनुपात बनेगा क्या, अमोनिया, ठीक है। तो ये देखिए अब ऐसे नहीं कि जोड़ देंगे 3 और 1 4 इन्हें बना 2, ऐसा नहीं है। और ये अगर मोल का अनुपात अगर इतना है तो उसका 2 अनुपात कुछ नहीं, केवल 2 ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको बनता है, यानी कि इसको अगर लिखें तो 1:3:2 ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं। तो ये प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। अगर संख्या की जानकारी देता है तो दर्जन की जानकारी नहीं दे सकता है, दे सकता है। अगर बोल सकता है कि वो कितने हैं, 24 थे, तो 24 थे मतलब 2 दर्जन थे,
मतलब जिस तरह से संख्या की जानकारी दिया उस तरह से मोल की जानकारी दिया, मैंने जिस तरह से व्यक्ति की जानकारी दिया उस तरह से दर्जन की भी जानकारी मिल गई। बात ये होता है, बात और कुछ नहीं होता है इसमें। चलिए छठा पर आते हैं, तो ये हो जाएगा, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देता है। द्रव्यमानों के अनुपात के क्या हो गया, तो देखिए द्रव्यमान, तो इसका कितना होता है 14 होता है, तो 2 गो है तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। कहने का मतलब ये 28 ग्राम है, और ये कितना है 6 ग्राम। अभिक्रिया करता है तो आपको बनता है कितना, तो 2 गुने ये कितना हो जाएगा 14 और प्लस 3 17, 17 और 17 दूनी हो जाएगा 34 ग्राम। यानी कि 28 ग्राम अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन रहे और 6 ग्राम हाइड्रोजन रहे तो 34 ग्राम आपको बन जाएगा अमोनिया। ठीक है, अगर ये 28 ग्राम से कम है तो मिक्स होके बनेगा। ठीक है, तो ये जानकारी हमें मिल जाती है विकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 28:6 जब मिल के बनेगा आपको 34, 28:6:34। इस तरह से इस अभिक्रिया का विकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात हो जाएगा। आते हैं लास्ट में, और लास्ट जो करता है वो समझिएगा, गैसीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों तथा प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी होती है। तो इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, अपेक्षिक आयतन क्या है, तो देखिए यदि अभिक्रिया गैसीय है, अब गैसीय अभिक्रिया कहेंगे किसको, जिसको में अभिकारक भी गैस हो और प्रतिफल भी गैस हो, उसको गैसीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ये दोनों अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया है, नाइट्रोजन क्या है गैस है, हाइड्रोजन क्या है गैस है, अमोनिया भी गैस ही है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है गैस है, ऑक्सीजन क्या है गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस ही है। तो ये अभिक्रिया जितने भी गैस, ये सब गैसीय अभिक्रिया है। इसमें क्या देता है अपेक्षिक आयतन की जानकारी। अपेक्षिक आयतन क्या है, बस वही जो संख्या उसका आयतन। कहने का मतलब यहाँ पर 1 लीटर मान सकते हैं, तो ये 3 लीटर है, यानी कहने का मतलब ये कितना लीटर है 1 लीटर, कितना 1 लीटर, और ये कितना है 3 लीटर। ठीक, अच्छी बात। और ये कितना है 2 लीटर, तो कितना हो गया 1:3:2, माने ऐसे बनेगा। देखिए संख्या की भी वही बात था, मोल का भी वही बात था, और आयतन का भी वही बात है। ठीक है, बात एक ही है, चीजें अलग अलग है। बात एक ही है दोनों का, बस एक ही चीज से समझना है। उसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, इसका तो उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना होगा अगर 2 लीटर यदि सल्फर डाइऑक्साइड 1 लीटर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, 1 लीटर आपको ऑक्सीजन से, तो 2 लीटर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो देख रहे हैं ना, इसमें आयतन देखिए परिवर्तित, ऐसा नहीं कहें कि 1 लीटर और 3 लीटर मिलेगा तो 4 लीटर अमोनिया बनेगा, ऐसा नहीं, आयतन परिवर्तित होता है। ठीक है, अभिक्रियाओं में आयतन परिवर्तित होता है, ताप भी परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये सब भी जानेंगे। ताप परिवर्तित मतलब कि जैसे गर्म होता है ठंडा होता है, तो इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। ठीक है, वो उसका दोष है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए इतना। अब आते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी कि रासायनिक समीकरण को उपयोग करने से हमें क्या क्या लाभ होता है उसकी जानकारी हम लेते हैं। तो देखिए इसमें लाभ जो भी होता है सब निम्नलिखित हैं आपको। तो पहला लाभ है रासायनिक समीकरण का निरूपण आसान होता है। कैसे? क्योंकि इसका निरूपण आपको संकेतों में होता है, और संकेत में जैसे मान लेते हैं कि ऐसे बोलें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसको आप लिखिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना हो जाएगा।
लेकिन संकेतों में क्या करेंगे, Mg प्लस O2 यहाँ पर MgO, कितना आसान, टाइम भी कम लगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो निरूपण आसान हो गया। ठीक, तो रासायनिक समीकरणों का निरूपण आसान होता है, ये आप समझ चुके हैं। तो ये समझिए, रासायनिक समीकरण को लिखने में समय कम लगता है। अभी आप लोग देखें, समय कम लगा, उसको लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, समय कम लगता है, तथा कागज पर स्थान भी कम लेता है। कागज पर आप लोग लिखिएगा तो कागज पर क्या लाएगा, हम लिखेंगे तो बोर्ड पर क्या लाएगा, बोर्ड पर स्थान कम लिया। ठीक है, उसको लिखते तो ये 2 लाइन में हो जाता, कम लगता है, स्थान भी कम लेता है, स्थान भी कम लिया, तथा कागज पर स्थान भी कम, माने बोर्ड पर स्थान भी कम लिया। ठीक है, तो ये दूसरा आप समझ चुके हैं। तीसरा आपको है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के निर्माण के लिए कितनी मात्रा में अभिकारकों को लेना है, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कब, संतुलित रासायनिक समीकरण लेंगे तब। ठीक है, इसको संतुलित कर देते हैं, तो संतुलित करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर 2 MgO, अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश लिख देते हैं इसको, Mg प्लस O2, दिस इज योर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया बैलेंस। अब देखिए, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के निर्माण के लिए कितनी मात्रा में अभिकारकों को लेना है। देखिए, मान लेते हैं कि ये इसका कितना होता है, यदि मान लेते हैं रफली कि इसका 24 होता है, तो 24 दूने 48 ग्राम। ठीक है, 48 ग्राम मैग्नीशियम को लिया, और इसका एक का होता है 16 दूनी 32 अनुद्रव्यमान इसका। तो 48 ग्राम और 32 ग्राम यदि हम लेंगे तो आपको बनेगा इसको 2 गुने इसका 24 प्लस इसका हो जाएगा 16। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 2 गुने 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो 80। ठीक, सॉरी कहीं पे गलती है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो 80 ग्राम आपको बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 48 ग्राम ये लेना होगा, 32 ग्राम ये लेना, माने 80 ग्राम आपको बनाना है, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो परफेक्ट आपको 80 ग्राम बनेगा। तो जानकारी हमको कितना बनाना है इसका जानकारी तो हमको इससे मिल गया। ठीक है, हम ये अभिक्रिया को किए नहीं, लेकिन मिल गया जानकारी। तो ये क्या हो जाएगा, क्या रासायनिक समीकरण के सहायता से प्रतिफल निर्माण में कितना मात्रा बनाना है और कितना उसमें चाहिए, ये जानकारी मिल गया। तो अगला आते हैं चौथा पर, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। एक ही तरह के रासायनिक संकेतों का या वैज्ञानिक संकेतों का भी उपयोग होता है। ऐसा बात नहीं केवल रासायनिक संकेत का, वैज्ञानिक संकेत का भी होता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, वहां भी बन रहा है, सब अपना डाटा साझा कर रहा है कि हम इस पर कर रहे हैं, इसको इस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज एक ही तरह का संकेत यूज होता है। पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिससे वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं को रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर प्लस और माइनस के चिन्ह तो जानते हैं, पूरा विश्व में एक ही चीज समझेगा, ये प्लस है, माइनस है, ये भागा है, गुना है, सबका संकेत एक ही तरह के समझता है। उसी तरह से Mg मतलब मैग्नीशियम, भारत में मैग्नीशियम होता है तो ऑस्ट्रेलिया में मैग्नीशियम ही होगा। ठीक है, जापान में भी मैग्नीशियम ही होगा, तो और जापान में भी ऐसे ही लिखा जाएगा रासायनिक समीकरणों को। तो ये पूरे विश्व में होता है, और इसका वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक यदि शोध करते हैं, उस शोध पत्र को पढ़ना यदि चाहते हैं जापान के वैज्ञानिक, तो जापान के वैज्ञानिक कैसे पढ़ेंगे,
पूरे विश्व में होता है तो पढ़ लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये सब चीज है आपको रासायनिक समीकरण के जो उपयोग से जो लाभ होता है उसको। अब नेक्स्ट इसके क्या क्या दोष हैं, देखिए लाभ भी पढ़ रहे हैं, लाभ का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पर हानि नहीं बोलेंगे कि हानि, रासायनिक समीकरण को पढ़ने से क्या हानि है, हानि नहीं, हानि पढ़ाई में कोई हानि नहीं होता है। उसके दोष क्या है, उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, उसकी सीमाएं कहाँ तक है, माने वो कहाँ तक वो काम कर सकता है, समझ गए। तो ये सारा चीज आपको हो गया। जैसे आप लोग बहुत पहले पढ़े हैं कि सौर कुकर जो होता है धूप से खाना पकाने वाला, ठीक है, तो उसका लाभ क्या होता है, तो लाभ होता है कि उसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, जो धूप होता है उससे पक जाता है, ठीक है। और उससे हानि क्या होता है, तो हानि तो उससे कुछ होता नहीं है, वो हमें फायदा ही देता है। हाँ, उसके लिमिटेशन है, उनकी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या क्या है, यानी दोष क्या क्या है, सीमाएं मतलब दोष। तो दोष क्या है, तो दोष यही है कि रात को उससे बना नहीं सकते हैं, रात में सनलाइट होता ही नहीं है, बादल वाला मौसम में बना नहीं सकते हैं, बनाने में ज़्यादा देर लगता है। तो ये सारा हो गया उसका लिमिटेशन, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको आते हैं रासायनिक समीकरण के क्या सीमाएं हैं, दोष क्या है उस पर, तो इसको आप उतार लीजिए।